बात तकरीबन 36 साल पुरानी है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में साल 1988 में हुए डबल मर्डर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। मर्डर की वारदात विधानसभा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक घर के अंदर हुई थी। मरने वालों में 60 साल की एक सिंधी महिला और उसका 17 साल का पोता शामिल था। परिवार रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा था, इसलिए शुरुआत में पुलिस को लगा कि एक कारोबारी रंजिश का मामला है। हालांकि जब केस की तफ्तीश हुई और पुलिस ने सुराग तलाशने शुरू किए तो मामला पूरी तरह से पलट गया। जिस महिला की हत्या हुई उनका नाम सावित्री देवी और उनका परिवार विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आया था। भारत आने के बाद पहले ये परिवार कोलकाता में रहा, फिर मुंबई में और बाद में बेंगलुरु आकर बस गया। परिवार ने पहले काम की दुकान खोली, लेकिन बहुत जल्द बेंगलुरु के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गया। सावित्री देवी के 5 बच्चे थे और उनके पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे रियल एस्टेट का कारोबार जमा और घर में काफी रुपया आने लगा। बेंगलुरु के अपने 5 मंजिला घर में सावित्री देवी 2 बेटों, उनकी पत्नी और बच्चों के साथ रहती थी। रियल एस्टेट कारोबार की पूरी कमान सावित्री देवी के हाथ में थी। एक दिन सावित्री देवी की एक बहू ने उनसे कहा कि वो अपने कमरे की दीवार पर ढलते हुए सूरज की तस्वीर बनवाना चाहती है। सावित्री देवी ने अपनी जान पहचान के पलानी नाम के एक बढ़ई को बुलाया और उससे कोई आर्टिस्ट खोजने के लिए कहा। पलानी केरल में रहने वाले राजन नाम के एक आर्टिस्ट को जानता था। राजन को बुलाया गया और उसने दीवार पर वैसी ही पेंटिंग बना दी जैसी सावित्री देवी की बहू चाहती थी। पेंटिंग के बदले में राजन को जो रकम दी गई उससे वो खुश नहीं था। जब वो अपने घर पहुंचा तो एक दिन वो अपने 3 दोस्तों शशिधरन पिल्लई, टीओ राजू और रघु से उसने ये बात बताई। उसने कहा कि पेंटिंग को बनाने में उसे बहुत मेहनत लगी, लेकिन परिवार ने बहुत कम पैसे दिए हैं। इसी बातचीत के दौरान राजन ने कहा कि वो रबड़ की खेती करना चाहता है और जमीन खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। बातों बातों में इन चारों दोस्तों ने सावित्री देवी के घर को लूटने की योजना बना डाली। कुछ दिन बाद राजन बेंगलुरु लौटा और पलानी के जरिए रियल एस्टेट कारोबार पर चर्चा करने के बहाने सावित्री देवी से मिला। इसके बाद वो अक्सर सावित्री देवी के घर जाने लगा। एक दिन उसे पता चला कि जमीन के एक सौदे में सावित्री को एक बिजनेसमैन से 2 लाख रुपए मिले हैं। अब राजन ने अपने दोस्तों के साथ सावित्री के घर में लूट की योजना तैयार की। 21 सितंबर 1988 को शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था, जब सावित्री ग्राउंड फ्लोर के अपने कमरे में बैठी टेलीविजन पर चित्रहार कार्यक्रम देख रही थी। उसी दौरान राजन, शशि, पिल्लई और उसके 2 साथी चुपके से घर में घुसे और सावित्री देवी को गला घोंटकर मार डाला। इस दौरान बीच में आई नौकरानी के ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सावित्री देवी का बेटा और एक पोता नीचे आए तो इन पर भी हमला किया गया। हमले में उनके पोते की मौत हो गई। इसके बाद राजन ने घर की अलमारी से पैसे और गहने लूटे और मौके से भाग गया। हत्यारे महज 15 मिनट के भीतर पूरी वारदात को अंजाम देकर भाग गए थे। रात को करीब 7:15 बजे जब सावित्री देवी का दूसरा बेटा घर लौटा तो उसने पुलिस को फोन कर मामले की सूचना दी। पुलिस को मौके से सुराग के तौर पर केवल लाल रंग का एक तौलिया मिला। इसके बाद छानबीन हुई तो रेलवे ट्रैक पर कुछ खाली बैग मिले जो सावित्री देवी के घर से लूटे गए थे। सावित्री देवी के परिवार के करीबी पलानी ने तौलिया देखकर पहचान लिया कि ये राजन का है। पुलिस को सुराग मिल चुका था और अब तलाश थी राजन की। पुलिस को अपनी छानबीन में पता चला कि राजन एक रिश्तेदार बेणु बेंगलुरु में रह रहा है। उसे पूछताछ हुई तो पता चला कि राजन और उसके साथी तिरुवनंतपुरम पहुंचने के लिए आइलैंड एक्सप्रेस से सवार हुए थे। पुलिस के अफसरों ने फ्लाइट पकड़ी और तिरुवनंतपुरम पहुंच गए। हालांकि जब तक पुलिस की टीम पहुंची, राजन अपने साथियों के साथ स्टेशन से निकल चुका था। मलयालम बोलने वाली बेंगलुरु पुलिस की एक टीम केरल में राजन की तलाश में जुट गई। इस टीम में सावित्री देवी के परिवार का करीबी पलानी भी शामिल था। राजन की तलाश के लिए पुलिस के जवानों ने मजदूर का भेष बदला और बागान बागान उसके बारे में पूछताछ की। हालांकि 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि राजन का एक रिश्तेदार राजेंद्र तमिलनाडु के नागरकोइल इलाके में रहता है। पुलिस की टीम उसके घर पहुंची, लेकिन उसने कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। टीम उसके घर से निकलने ही वाली थी
कि अचानक उसके एक बच्चे ने कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मामा तो रबड़ का बागान खरीदने के लिए चंगनचेरी में हैं। राजन को दबोचने के लिए पुलिस को अब लीड मिल चुकी थी। राजन की तलाश में पुलिस की टीमें चंगनाचेरी पहुंची, लेकिन एक हफ्ते भी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। ऐसे में पुलिस की टीम को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। उसकी तलाश में गए अफसर वापस आने के लिए बस के इंतजार में खड़े थे कि अचानक एक चमत्कार हुआ। पलानी ने बस स्टैंड पर शशि पिल्लई को पहचान लिया। पुलिस ने तुरंत उसे दबोचा और पकड़कर बेंगलुरु ले आई। पूछताछ में पिल्लई ने पूरी कहानी बयां कर दी और बता दिया कि उन्होंने कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब बारी थी राजन की, क्योंकि वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। राजन को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके ग्राहकों से संपर्क साधा। पुलिस को इसी दौरान पता चला कि राजन अपनी पेंटिंग्स पर खास तरह के हस्ताक्षर करता है। इस हस्ताक्षर में उसका नाम, ब्रश और पेंट पैलेट की तस्वीर होती थी। पुलिस के अफसरों ने राजन की पेंटिंग ली और ग्राहक बनकर दुकानों पर संपर्क करना शुरू किया। पुलिस की कोशिश रंग लाई और एक दुकानदार ने बताया कि राजन ने चंगनाचेरी इलाके में एक आर्टवर्क की दुकान खोल रखी है। पुलिस ने जाल बिछाया और 22 दिन की मशक्कत के बाद 13 अक्टूबर को राजन पकड़ में आ गया। कोर्ट ने 16 नवंबर 1993 को राजन, शशि पिल्लई और एक अन्य को मौत की सजा सुनाई। रघु और राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में राजन और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।